हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स की रिवीजन क्लासेस को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर करवाए हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी। जो चैप्टर मैंने आपको चैनल पे पहले करवा दिए हैं वो हैं वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, कंप्लीट वेव मैंने करवाई है, ऑसिलेशन का भी कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी और ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर करवाए हैं। इनमें मैंने कंप्लीट फॉर्मूला और छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी करवाए हैं, और कुछ एक PYQs भी करवाया जिससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। तो आप चैनल पे जाके इन लेक्चर्स को ज़रूर कंप्लीट कीजिए, आपका कम टाइम में बहुत सारी रिवीजन कंप्लीट होगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ सब टॉपिक्स ये हैं जिनको मैं आपको करवाऊंगी, और कुछ एक PYQs भी होंगे इसमें। तो आप लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको कम टाइम में बहुत सारे फॉर्मूलाज इजीली रिवाइज हो जाएंगे या याद हो जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ एक टर्म समझाऊंगी। अगर आप इन टर्म्स को समझ लेते हैं तो पूरे चैप्टर को समझने में आपको परेशानी नहीं आएगी। डिफॉर्मिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? अगर हम किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो हमारा होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स विच चेंज द शेप, वॉल्यूम, लेंथ ऑफ द बॉडी, तो वो फोर्स क्या होगा? हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। इसके बाद है रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमारा इक्वल एंड अपोजिट होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के। देखिए, एन इंटरनल फोर्स दैट डेवलप्स इनसाइड ए डिफॉर्म्ड बॉडी। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी, वो होगा हमारा रेस्टोरिंग फोर्स। देखिए, रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, और अपोजिट होगा डिफॉर्मिंग फोर्स के हमारा रेस्टोरिंग फोर्स। इसके बाद है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी दैट इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, पहले डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी शेप चेंज हुई, जब हटा देते हैं तो अपनी वो जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेती है या फिर रीगेन कर लेती है, वो होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बॉडी की। आगे है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगी? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो इमीडिएटली और कंप्लीटली अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। देखिए, रीगेन ओरिजिनल शेप इमीडिएटली एंड कंप्लीटली ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो तुरंत ही वो अपनी शेप को रीगेन कर लेगी, वो होगी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। आगे है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होगी कि वो अपनी शेप को रीगेन नहीं करेगी जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे। देखिए, डज नॉट रीगेन ओरिजिनल शेप एंड इट गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, अपनी शेप को वो रीगेन नहीं करेगी, वो होगी हमारी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर अब ये भी कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जो बॉडी के अंदर डेवलप हुआ वो है स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ बॉडी के अंदर पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगी इसकी? प्रेशर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया हमें पता है प्रेशर होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, मीटर स्क्वायर इनवर्स है, ये पास्कल होती है। आगे है टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे कितने टाइप के हुए कि जो हम रेस्टोरिंग फोर्स जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है, किस तरह से डेवलप हो रहा है? देखिए, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो डिफॉर्मिंग फोर्स हमने अप्लाई किया बॉडी के अंदर, फिर रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, हम परपेंडिकुलरली अगर अप्लाई कर रहे हैं हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेचिंग ए वायर, किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो हम उसके परपेंडिकुलरली सरफेस से, यहाँ से ऐसे मान लीजिए वायर है उसको खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होगा। कंप्रेसिंग ए बॉल, बॉल को कंप्रेस कर रहे हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हुआ नॉर्मल स्ट्रेस। शेयरिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, उसका जो नीचे का सरफेस है वो फिक्स है
और ऊपर के सरफेस पे अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं हमारा, मान लीजिए, तो वो क्या होगा, फिर वहां पे शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस। ऊपर वाले मान लीजिए पैरेलल सरफेस पे हम फोर्स अप्लाई करें और नीचे वाला फिक्स है। पुशिंग ए क्यूब बॉक्स फ्रॉम टॉप व्हेन बॉटम इज फिक्स, उसका बॉटम फिक्स है, ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स हम लगा रहे हैं, तो उसकी शेप वहां पे चेंज होगी लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा। तो इनको फिर हम आगे, इनके जो आगे टाइप्स निकल के आएंगे उनको समझते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। इन जस्ट ये आपको समझने के लिए ये किस तरह से होता है, आगे फिर फॉर्मूला वगैरह आएंगे तो उनको भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, हमें पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। जब हम किसी बॉडी के परपेंडिकुलरली सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? लेंथ इज इंक्रीज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे वायर है, जब हम इसके इस तरह से परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन में उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। पहले एल थी, बाद में डेल्टा एल इंक्रीज हो जाएगी, तो एल प्लस डेल्टा एल उसकी बाद वाली लेंथ हो जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा कि वायर या फिर सिलेंडर को हम इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली उसके सरफेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो पहले लेंथ इसकी एल थी, बाद में डेल्टा एल डिक्रीज हो गई, तो बचेगी कितनी? एल माइनस डेल्टा एल। ये हो गया हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होगा कि हम किसी वॉल्यूम, मान लीजिए कोई बॉल है या बलून है, उसके चारों तरफ सरफेस से हम एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम वी था, बाद में डेल्टा वी डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मली। इस तरह से इसकी शेप ये कुछ रह जाएगी। आगे है शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये क्या होता है कि कोई मान लीजिए बॉक्स है और उसका जो डाउन वाला सरफेस है वो फिक्स है और ऊपर वाले सरफेस पे हम एक पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स। तो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो शेप को चेंज करेगा लेकिन वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा। ये हमारा शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा या स्ट्रेन उसके अंदर आएगा वो क्या होगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। देखिए, ये यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी क्योंकि दो सेम क्वांटिटी, यहाँ पे भी लेंथ और यहाँ पे भी लेंथ का डिवीजन है, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। ये कितने टाइप के होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा? जब मान लीजिए किसी वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल उसकी लेंथ चेंज हो रही है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एल, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन वी। वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, मान लीजिए बॉल का है, इस तरह से हम मान लीजिए इसको कंप्रेस कर रहे हैं। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन वी। शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन शेप विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बॉडी का लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये फिक्स सरफेस था, पीछे हमने अप्लाई किया था जब हम स्ट्रेस को देख रहे थे, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरह से तो ये बॉडी की शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन होगा वो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। जैसे हम कहते हैं आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये देखिए आर्क की तरह ये काम करेगा डेल्टा एल, और ये जो एल है ये एक रेडियस की तरह काम करेगा, तो थीटा डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। अब देखते हैं हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ क्या होगा कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा बॉडी में इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ट्रू अप टू इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट तक डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ट्रू होती है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया तो कंप्लीटली अपनी शेप को वो रीगेन कर लेती है। वही है हमारा हुक्स लॉ कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। अब देखिए जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे
तो ये इस तरफ आ जाएगा और एक कांस्टेंट मिलेगा हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इसको बोलेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए यहाँ पे स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, स्ट्रेस की यूनिट होती है वही पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, पास्कल होगी यहाँ पे। अब जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये हमें बताता है कि कोई मटेरियल कितना सॉफ्ट है या कितना स्टिफ है, हार्ड है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है वो किस तरह का है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता ना कि उसकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम अगर ज़्यादा कम है तो हम सोचें कि उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम जो हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप हैं, यंग्स मॉडुलस वगैरह, उनको डिस्कस करेंगे, वहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक जस्ट आपको एक रिवीजन थी, समझ रहे थे आप चीज़ों को अपने अंदर ले रहे थे ताकि आप इनको अच्छे से ग्रैप कर पाएँ। तो आगे चलते हैं। अब तक हमने हुक्स लॉ को समझ लिया। अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको y से डिनोट करते हैं, इसको b से और इसको ईटा से। टाइप ऑफ चेंज की अगर हम बात करें, यंग्स मॉडुलस में क्या होगा, लेंथ में चेंज होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कोई वायर है, पहले ये l लेंथ की थी, बाद में वो डेल्टा l इंक्रीज होगी, लेंथ में चेंज आया। जो हमारा बल्क मॉडुलस है वहां पे वॉल्यूम में चेंज आएगा। यहाँ पे देखिए v था, बाद में ये डेल्टा v चेंज आ गया। जो रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ईटा, ये है शेप में चेंज आता है, एंगल जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इस तरह से शेप में चेंज आ गया इसकी। तो ये 3 टाइप के हमारे यंग्स जो हमारे ये मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आप इनके फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए y का फॉर्मूला स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये इसका फॉर्मूला हो। उसके बाद बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ऊपर हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, वही फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारा स्ट्रेस हुआ डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, जैसे v होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये इसका फॉर्मूला भी माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ईटा जो हमारा होगा वो भी क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, वही हमारा जो शेयरिंग स्ट्रेन था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन था। थीटा क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल जो ऊपर चला जाएगा फिर वो। तो इनके फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए। देखिए ग्रेटर इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल, लार्जर इज इट्स इलास्टिसिटी, उतनी ही ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी जितना ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस होगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। आगे है फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, अगर बॉडी रिजिड है तो उसके वॉल्यूम में और उसकी लेंथ में बहुत कम चेंज आएगा या फिर जीरो ही चेंज आएगा। देखिए अगर डेल्टा वी जीरो, डेल्टा एल जीरो हो जाएगा, डेल्टा एल यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इनफाइनाइट। डेल्टा वी की अगर बात करें, जीरो है परफेक्टली रिजिड बॉडी की, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हमारा बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ईटा इज इक्वल टू जीरो फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए ईटा जीरो होगा क्योंकि लिक्विड के हम ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज लिक्विड एट रेस्ट कैन नॉट सस्टेन ए टेंजेंशियल फोर्स, उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिक्स नहीं रहेगा, वो तो फ्लो करेगा। तो ईटा इसके लिए जीरो होगा। ये आप चीजें ध्यान में रखिए, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि डेल्टा जो रिजिड बॉडी है उसके लिए जो हमारा यंग्स मॉडुलस है इनफाइनाइट है, जीरो है, या उसकी कोई अदर वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट ध्यान में रखिए। ये भी बल्क मॉडुलस भी इनफाइनाइट ध्यान में रखिए परफेक्टली रिजिड बॉडी का। आगे है पॉइजन रेशियो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, मान लीजिए एक वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा लेकिन उसकी रेडियस डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे उसकी रेडियस डिक्रीज होगी और लेंथ इंक्रीज होगी। यहाँ पे देखिए ऑन स्ट्रेचिंग ए वायर चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन रेडियस, रेडियस डिक्रीज होगी और लेंथ इंक्रीज होगी। तो जो हमारा पॉइजन रेशियो होगा लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, रेडियस में डिक्रीज, डेल्टा आर अपॉन
आर, और जो डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पे इसकी वैल्यू है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। -1 से 0.5 के बीच में इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू लाई करती है और 0 से 0.5 के बीच में इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू लाई करती है। तो आप इन चीज़ों को और इस छोटे से जो मैंने डिवीज़न किया है तीनों को समझाने का, आप इनको ध्यान में रखिए। यहाँ से एक यंग्स मॉडुलस से क्वेश्चन आया है एचटेट के प्रीवियस ईयर में, मैं उसको आपको समझाती हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हमारा पॉइंट नंबर 8, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। देखिए, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी? हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। अब एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम को देखिए इस साइड ले आएंगे, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आगे फिर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर नीचे हम स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस, और यहाँ पे स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ये भी फॉर्मूला है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ईटा और पॉइजन रेशियो के बीच में। देखिए क्या है, ये 4 फॉर्मूला है, आपको इनको याद करना होगा। मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। इनसे डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एचटेट के, शायद 2023 के पेपर में आया हुआ है। देखिए, जो यंग्स मॉडुलस है, ये 3 इसके फॉर्मूले ये हैं, 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, यहाँ पे 9 बीटा ईटा 3 बीटा प्लस। इसको देखिए याद करने का तरीका क्या, मैं आपको सिंपली वे में बताती हूँ। वाई और ईटा और बीटा या बी, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 3b, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू मीन्स 2। यहाँ से आप ये ध्यान में रख सकते हैं, 3b, यहाँ से 3b, 1 माइनस 2 यहाँ पे है हमारा सिग्मा। तो इसको ध्यान में रखा आपने, 3b 1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ से जो हमारा फिर y है किसके बराबर होगा? 2 ईटा, यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे 1 प्लस 1, कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 1 प्लस 1 है यहाँ पे, और ये फिर हमारा सिग्मा। जैसे यहाँ पे सिग्मा है तो यहाँ पे भी सिग्मा। 2 है तो 1 प्लस, यहाँ पे मैंने 3 माइनस 1 2 कर दिया था, यहाँ पे 2 है तो 1 प्लस 1, कुछ इस तरह से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3, जैसे 3 बीटा होता है तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल है यहाँ पे 9 b या बीटा b इंटू ईटा डिवाइड बाय 3 है, देखिए 3b प्लस ईटा। थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा तो रिलेट हुआ होगा आपको। 3 नीचे यहाँ पे, या 3 इसका मल्टीपल है यहाँ पे b का, 9 b ईटा डिवाइड बाय 3b प्लस ईटा। इसी तरह से यहाँ पे जो पॉइजन रेशियो है इज इक्वल टू, यहाँ पे 3b माइनस 2 ईटा प्लस यहाँ पे फिर 3 का मल्टीपल 6b। मीन्स यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि इस तरफ 3b और 6b यहाँ पे इसका मल्टीपल, और इधर 2 ईटा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। थोड़ा बहुत तो आई थिंक आपको ये याद हुआ होगा। यहाँ पे एक डायरेक्टली इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू इलास्टिक कांस्टेंट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वन में था जो सिग्मा है 3k यहाँ पे बल्क मॉडुलस है, यहाँ पे b या बीटा, प्लस में 2 ईटा। यहाँ पे एक यही रॉन्ग है कि प्लस नहीं होता, ऊपर माइनस होता है। देखिए यहाँ पे जैसे -2 ईटा, 2 ईटा प्लस 6 बीटा। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं
वाई, इसको रीअरेंज करें, वाई इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, उसी तरह से हो जाएगा। या फिर यहाँ पे जैसे मैंने वाई बताया, वाई इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल 9 बी ईटा डिवाइड बाय 3 बीटा प्लस ईटा, या फिर यहाँ पे इन्होंने के दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3b या 3k 1 माइनस 2 यहाँ पॉइजन रेशियो जो है हमारा सिग्मा। तो आप थोड़ा सा तो शायद आई थिंक रिलेट कर पाए होंगे। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है जो कि इनकरेक्ट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या है? कोई मान लीजिए हमारे पास रोड है, वो दोनों एंड से फिक्स है और उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब मान लीजिए रोड का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और वो दोनों एंड से फिक्स है, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा, मींस वो एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी। एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी तो उसके अंदर एक थर्मल स्ट्रेस होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी? y जो कि है यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रखिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करो किसी रोड का जिसका मान लीजिए y दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और टेम्परेचर इतने से इतना इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ से पूछ सकता है। अल्फा यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अल्फा को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको समझाऊं कि अल्फा कहाँ से आया। मान लीजिए कोई जब लेंथ है, उसका टेम्परेचर वायर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ और टेम्परेचर के। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी को खोलते हैं तब हमारे पास अल्फा आता है, इज इक्वल टू अल्फा एल डी टी। तो अल्फा यहाँ से क्या निकलेगा? डेल्टा एल अपॉन एल डी टी। तो अल्फा क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आगे है टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज चेंज्ड इन ए रिजिड वेसल। कोई रिजिड वेसल में हमने कोई गैस फिल कर रखी है, उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो उसका थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस। जो प्रेशर में चेंज आएगा वही होगा हमारा थर्मल स्ट्रेस। डेल्टा पी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस गामा डेल्टा टी। गामा यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहाँ पे गामा होगा। और गामा की वैल्यू ये भी होती है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है हमारा। अगर अल्फा की पता होगी तो गामा हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये भी ध्यान में रखिए कि डेल्टा पी मीन्स थर्मल स्ट्रेस इन ए गैस क्या होगा? बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस गामा इंटू डेल्टा टी, जितने से टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया। आगे है इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। किसी लिक्विड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है जब हम उसको कंप्रेस करते हैं? तो डेंसिटी में जो डेंसिटी न्यू आएगी इज इक्वल टू पुरानी डेंसिटी इंटू में 1 प्लस के डेल्टा पी। चेंज इन प्रेशर है यहाँ पे डेल्टा पी। के क्या है यहाँ पे? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। तो ये आप ध्यान में रखिए, जो इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन इन द डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम अगले लेक्चर में किसी नए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप मेरे चैनल पे जाके दूसरे लेक्चर को भी ज़रूर देखिए जिसमें मैंने दूसरे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।